Hello everyone, hope you all are safe and doing well. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर में हम कवर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टॉपिक्स क्या क्या कवर किए जाएंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तीसरा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, चौथा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड लास्ट है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आइए हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक, सबसे पहले आप देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया जाए, जिसको आप सभी लोगों ने देखा हो तो आप इसको अच्छे से फील कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं आयरन रॉड का। आपने देखा होगा कि एक नया सा आयरन रॉड आता है घर में, और यदि उसको आप महीनों तक या सालों तक बाहर ही छोड़ देते हैं कहीं पे, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक नया सा लेयर डिपॉजिट हो जाता है। वो डिपोजिशन किस चीज के कारण होता है? रिएक्शन के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उस चीज के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। आइए हम और देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो चेंज हो सकते हैं, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फॉर्म ऑफ मैटर चेंज होता है, जैसे शेप और साइज, ये चेंज हो जाएगा, बट कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो चीज आपके पास पहले पड़ा है, कोई भी रिएक्टेंट साइड या जो भी सब्सटेंस, यदि उसमें फिजिकल चेंज होता है तो उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है ना, वो सेम रहेगा, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा है यहाँ पे आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है कि जब कोई भी एक सब्सटेंस, any chemical substance transformed into one or more different substances, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होता है ना, वो किसके कारण होता है? केमिकल रिएक्शन के कारण। तो इसमें क्या होगा कि जो सब्सटेंस आपने इनिशियल लिया है और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, उन दोनों के बीच में क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, तो उसको, इस चीज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने का रीजन है कि उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट हैं, वो क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं एज कंपेयर टू इनिशियल प्रोडक्ट, जो आपने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लिया है। ठीक है ना, आगे हम आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? न्यू सब्सटेंस या फिर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में 3 से 4 चीजें हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो, बट आपके सिलेबस में भी इतना ही है। 4 चीजों में चेंज पाया जाता है: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। सबके एग्जांपल आगे एक एक मैंने लिखा है, इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। पहले क्या था? सॉलिड था, बाद में लिक्विड बन गया, ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट। चेंज इन कलर मींस चेंज इन कलर ऑफ आयरन ड्यूरिंग इट्स रस्टिंग। आयरन का जो नेचुरल कलर होता है, उससे रस्टिंग होने के बाद क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, रस्टिंग होने के बाद ब्राउनिश कलर में हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे CO2 का इवोल्यूशन किसी भी रिएक्शन के दौरान, जैसे कंबस्टन रिएक्शन में CO2 का इवोल्यूशन, ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ये पाया जाता है जनरली। इस रिएक्शंस के बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। और सिंबल्स किसका यूज करेंगे? जो भी एलिमेंट या कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का: जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें मैंने पूरा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ना लिख के, मैंने कैसे लिखा है?
जिंक को Zn से रिप्रेजेंट किया है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। ऐसे ही जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को H2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को उनके केमिकल सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। और ये जो एरो है ये देख रहे हैं ना आप कैसे, इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियर दिखे। एरो जो है देखिए कैसे है, एरो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। इस पर आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि हम बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि एक फंडामेंटल लॉ है या रूल है, वो ये कहता है कि एनी रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मींस जो भी मास आपका रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास फाइनली भी होना चाहिए, ठीक है ना, एलिमेंट्स का। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस एलिमेंट के आफ्टर द रिएक्शन, यानी राइट हैंड साइड में। मींस यदि जिंक एक है रिएक्टेंट साइड में तो फाइनली भी जिंक कितना होगा प्रोडक्ट में, वो एक ही होगा। या फिर यदि जिंक प्रोडक्ट के बाद मान लो यहाँ पे 2 जिंक आ गया तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2 जिंक होना चाहिए। तो ये चीज हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए किसी भी इक्वेशन में, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, ठीक है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स आपके मेंशन्ड है नीचे। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे 3 आयरन है Fe, और यहाँ पे एक ही आयरन एलिमेंट है। तो हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आप फाइनली जब भी लिखेंगे कोई भी इक्वेशन उसको हम बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। स्टेप 1 है, सबसे पहले आप जो भी आपने केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए और हर एक एलिमेंट या हर एक फॉर्मूले के बाहर ऐसे बॉक्स बना दीजिए जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अगला स्टेप है आपका कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो ये आपका क्या था, रिएक्शन था जिसको बैलेंस करना है। तो एक टेबल बनाओ जिसमें 3 कॉलम होंगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन से हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, एक है आयरन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। यही तीनों एलिमेंट इधर भी हैं, तो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो आयरन आप देखेंगे कितना है, आयरन रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है 1, बट प्रोडक्ट साइड में कितना है 3। ये देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आयरन कितना है 3। ऐसे ही हाइड्रोजन है 2, ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में 2, बट इधर कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन आपका कितना है, ऑक्सीजन है आपका रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 1 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 4। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब आगे आइए, स्टेप नंबर 3 है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहां से बैलेंसिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम हम बैलेंसिंग में करेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर में जो एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम कंसीडर करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट है, आप देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर से सर्कल किया हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 4, या फिर आप टेबल से भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, और वो कितना है 4। तो ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं जो आपको देखने हैं कि ज्यादा किसमें है, वो रिएक्टेंट में भी ज्यादा हो सकता है या फिर प्रोडक्ट में भी ज्यादा हो सकता है। तो जिधर ज्यादा होगा उसको आपको कंसिडर करना है, ठीक। तो हमने ऑक्सीजन कंसिडर किया। अब आइए बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, आप ऐसे टेबल बनाओगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल टू बैलेंस, ये तो ठीक है, पहले 3 कॉलम बनाने हैं। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन
फिर रिएक्टेंट में कितने हैं इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। अब आपको लिखना है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कहाँ पे है, वाटर के साथ है H2O में, ठीक है ना, इसको मिटा दीजिए साफ दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है, वाटर के साथ, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कहाँ है, Fe3O4 के साथ। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं H2O और Fe3O4। अब देखो H2O में कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1। ऐसे ही ऑक्सीजन Fe3O4 में कितना है 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया 4 लिख लिया यहाँ पे। अब कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 है तो हम ज्यादा वाले के इक्विवेलेंट बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 4, तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। अब ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन गया। अब देखो जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोफिशिएंट में 4 रखना है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है 4H2O, ये H2O4 ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, या H2O का होल 4 ऐसे करेंगे तो आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, जैसे बताया जाए वैसे करना है। तो आप 4 को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे कोफिशिएंट में, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखना है। अब पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर से इक्वेशन को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, तो यहाँ पे Fe है, ये H2O है, H2O को अपने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हमने एक 4 लगा दिया 4H2O। अब आप देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, 4 इंटू ये 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है टोटल 4, यहाँ भी कितना ऑक्सीजन है 4, ठीक है ना। अब आते हैं हम देखते हैं, पहले आपने सबसे ज्यादा वाले को बैलेंस कर लिया, उसके बाद जो बाकी बचे हैं उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके बैलेंस कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन देखो अब इस इक्वेशन से देखना है आपको, अब इनिशियल इक्वेशन आप छोड़ दो, अब आपको ये वाला इक्वेशन कंसीडर करना है जिसको आपने बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी इस स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन को। तो आप देखिए वैसे ही टेबल बना लेना है, 3 कॉलम रहेंगे, और आप लिख दो यहाँ पर रिएक्टेंट में H2O में हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में H2 में हाइड्रोजन है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 तो यहाँ पे है 2, और 4 यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है 4 कोफिशिएंट है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 8, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ठीक है ना। और प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है, केवल 2 है, यहाँ पे केवल 2 लिखा हुआ है, बाहर कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब आपको बैलेंस करना है, तो मैंने भी बताया था कि बैलेंस हमेशा ज्यादा वाले के इक्विवेलेंट में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो आपको इसको भी 8 बनाना है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 4 ये भी क्या हो गया 8। अब देखो अब जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां तक तो हमने बैलेंस कर लिया था, अब इस स्टेप में बैलेंस करने के बाद हमारा रिएक्शन बन गया Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, क्योंकि आपने H2 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देखो आपका हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 8 प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 4, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही होगा ऑक्सीजन, आपने मल्टीप्लाई कर चुका है यहाँ पे 4 से, इसलिए अब ये कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है और 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है, तो अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब हमको क्या बैलेंस करना है, आयरन, ठीक है ना। तो आप देखो आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आयरन 1 ही है, रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे अभी तक आपने किया वैसे ही फिर से बैलेंस करना है, ऐसे टेबल बना लीजिए, ठीक है ना। रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे आयरन कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। अब बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब 3 आयरन इधर भी हो गया रिएक्टेंट और 3 आयरन प्रोडक्ट में। अब आप फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो Fe को, H2O को तो हमने पहले ही कर दिया था, ठीक है ना, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। जैसे जैसे आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने यहाँ पे बैलेंस कर लिया है और आपका पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन ये वाला अब आ गया नया, अब इसको कंसीडर करना है बैलेंस करने के लिए, पुराना वाला इक्वेशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम बैलेंस करेंगे, तो हमारा लास्ट रिएक्शन आ गया ये। अब आप देखो यहाँ पे यदि आपको चेक करना है कि आपका रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आपको बस यही देख लेना है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। तो आयरन का जो कितने एटम है यहाँ पे 3, यहाँ भी कितने एटम है 3, ठीक है ना।
ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 4 इंटू 1, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 8, यहाँ भी 4 इंटू 2 8। यानी सारे एटम्स जितने भी इन्वॉल्व थे उनका क्वांटिटी क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, इसलिए अब ये रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो ये है आपका फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये था आपका स्टेप्स कैसे हम किसी भी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है SG। ठीक है ना। ये जस्ट इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए है, ताकि आपको इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है ना। तो एज सच ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है जब आपको अनबैलेंस्ड रिएक्शन दिया होगा तो। ठीक है ना, उसमें चीजें मेंशन होती हैं कि कौन सा किस फेज में है, ये आपको पता लगाना है याद रखना है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज आपको मेंशन होगी। तो आप जब इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे फाइनली, तो लास्ट में आपको ये यदि मेंशन है तो आपको लिख देना है, और मेंशन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा यहीं पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि मेंशन है तो आप फाइनल ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि जब भी किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके, टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिसको हम बोल सकते हैं, कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, मींस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, क्विक लाइम से स्लैग्ड लाइम बनना है। क्विक लाइम बोलते हैं CaO को, और स्लैग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस को। तो जब आपका CaO H2O से रिएक्ट किया तो ये आपका बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इस हीट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या दिखा रहा है इस इक्वेशन में। ठीक, आइए उससे पहले हम यूज पढ़ लेते हैं स्लैग्ड लाइम का। स्लैग्ड लाइम जो है इसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। आप देखते होंगे गांव वगैरह में लोग चूना यूज करते हैं घरों को पेंट करने के लिए। ठीक है ना। घरों को उसको जनरली हम पेंटिंग नहीं व्हाइट वॉशिंग बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो व्हाइट वॉश करने के लिए COH होल ट्वाइस का यूज होता है। और जब आप COH होल ट्वाइस लगाएंगे तो आपको तुरंत बिल्कुल व्हाइट सरफेस नहीं दिखेगा, आपको 2-3 दिन के बाद व्हाइट सरफेस दिखना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो 2-3 दिन में जो COH होल ट्वाइस है वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। और वही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है व्हाइट कलर का होता है, जो कि आपको बाद में दिखता है कि ये दीवार व्हाइट कलर का है। आपको तुरंत बिल्कुल नहीं दिखेगा, आप जब व्हाइट वॉश करेंगे तो आपको तुरंत नहीं दिखेगा कि दीवार व्हाइट हो गया है। ठीक है ना। वो 2-3 दिन बाद थोड़ा और ज्यादा कलर में आएगा, जो कि थोड़ा शाइनी लगेगा। ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बोला था कि ये हीट का सिग्निफिकेंस क्या है इस रिएक्शन में, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एज सच ये कोई पार्ट नहीं है केमिकल रिएक्शन का, बट जस्ट फॉर नॉलेज हम लोग देख रहे हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे हीट आया था तो मैंने सोचा इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया जाए। ठीक है ना। तो ये जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें इक्वेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो देखो प्रोडक्ट में जो भी चीज होगा वो क्या है आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट में आपका हीट आया है तो मीन्स यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है ना। रिलीज होना, रिलीज हो रहा है। ठीक, ऐसे एरो से दिखाते हैं हम। ठीक है। इसका मतलब होता है गैस, ऊपर वाला एरो का मतलब होता है गैस, और किसी रिएक्शन में ऐसे नीचे करके एरो लगाया हो तो उसका मतलब होता है सॉलिड। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं सारे कंबस्टन रिएक्शन, जितने भी कंबस्टन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें हीट एंड लाइट प्रोडक्ट में निकलता है। जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो क्या है एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन जो है, जो हम सांस वगैरह लेते हैं उसका प्रोसेस भी क्या है, रेस्पिरेशन वगैरह जो है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन कराने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको हीट देना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगा। जैसे CaCO3 को हमने हीट दिया, इस एरो के ऊपर हीट है, मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है ना।
और प्रोडक्ट में हीट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट में, हम हीट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट आपको देना पड़े, हीट या एनर्जी, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जनरली सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। जनरली बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो। सो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, इसमें हम क्या, देखो एग्जांपल है FeSO4। यहाँ पे देखो इस फिगर में ये जो लड़की है एक्सपेरिमेंट कर रही है, टेस्ट ट्यूब में FeSO4 रखा हुआ है, इसको इसने नीचे से हीट दिया बर्नर के थ्रू, तो ये किसमें टूट गया, Fe2O3, SO2 और SO3। ठीक है ना, Fe2O3 को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, SO2 है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, ये सारे गैस ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये हमको लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगा है। ठीक है ना, तो ये ऐसे कुछ भी लिख नहीं दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंट करके आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स तो याद ही रखने हैं आपको केमिस्ट्री में, हर एक रिएक्शन का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, बट ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के साथ। अगला एग्जाम्पल है AgCl, इसको H न्यू, देखो H न्यू का मतलब होता है हीट एंड लाइट। ठीक है ना, H न्यू का मतलब होता है जनरली सनलाइट, तो सनलाइट को हम H न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, सनलाइट को जनरली H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, ये हीट का सिंबल है केमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो AgCl को जब हीट करेंगे सिल्वर क्लोराइड को, सनलाइट पड़ेगा तो ये किसमें टूट जाएगा, Ag और क्लोराइड, सिल्वर और क्लोराइड ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, हीट मिलने के बाद। ऐसे ही दो यहाँ पे एग्जांपल और दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जनरली एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल याद होना चाहिए। और रिएक्शन जब भी आप लिखेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है हमेशा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें कि हायर रिएक्टिव मेटल अपने अपने से लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है रिएक्शन में, डिस्प्लेस कर देंगे वो। जैसे यहाँ पे आयरन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन गया, फेरस सल्फेट और कॉपर। मींस आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया सॉल्यूशन में से। देखो ये आयरन नेल था, हमने पहले इस सॉल्यूशन में डाला, ये फ्रेश है, फ्रेश कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हमने इस आयरन नेल को डिप किया था। ठीक है ना, इसमें हमने इस आयरन नेल को डिप किया और उसको छोड़ दिया कुछ देर तक, उसके बाद से हमने आयरन नेल को निकाल लिया। आयरन नेल निकालने के बाद कैसे हो गया, इस कलर का हो गया। ठीक है ना, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्शन करने के बाद कैसा बन गया, इस कलर का हो गया। मींस ब्लू कलर जनरली होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर रिड्यूस हो गई। ठीक है ना, और आयरन का जो कलर था ये फ्रेश आयरन, ये कैसे चेंज हो गया, ब्राउनिश कलर में। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को क्या किया, बाहर निकाल दिया, और आयरन खुद आके सल्फेट के साथ ऐड हो गया, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट और कॉपर। ये देखिए कैसे आपको पता चलेगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, उसके लिए ये एक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे अटैच किया है ये। ठीक है ना, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो आप इससे ऊपर जाएंगे तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव कॉपर। सो इस सीक्वेंस में ये रिएक्टिविटी बढ़ रही है ऊपर की ओर, और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है पोटेशियम है। अच्छा, ये जो है ये जनरली इसको याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है ना, जैसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है ना, तो इसमें प्लीज जो है पी से आप देख सकते हैं, ये रेड रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है, ऐसे आपको याद करना है। यहाँ भी पी है, मतलब यहाँ पे प्लीज, प्लीज से आपको केवल पी देखना है, पी से पोटेशियम, स्टॉप में एस देखना है, एस से सोडियम। ठीक है ना, तो इस ट्रिक से आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, और आपको डायरेक्टली याद हो रहा है तो डायरेक्टली याद कर लीजिए, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। ऐसे ही अदर दो रिएक्शन है जिसमें जिंक और लेड जो है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, और उन्होंने सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया है और जाके जो एनायन था उसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, इसमें दो रिएक्टेंट जो हैं
एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ए बी प्लस सी डी, तो ए और सी केटायन है, केटायन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, और एनायन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया आपका ए बी प्लस सी डी, तो ये क्या हो जाएंगे, अपने एनायन को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे ए डी के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और सी ए के प्लेस में जाकर अटैच हो जाएगा बी के साथ, तो क्या बन जाएगा, सी बी प्लस ए डी। ये जस्ट एक सैंपल रिएक्शन है। आपको जब यदि एग्जाम्पल देना हो तो आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे, ये वाला, ना कि ये वाला, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि आपको समझ में हो क्या रहा है। तो जैसे देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो इसमें Na2 जो है वो A है, SO4 B है, Ba जो है वो C है, Cl2 को मान सकते हैं D। तो अब ये क्या होगा, C जो है A के प्लेस पे चला जाएगा, यानी Ba Na2 के प्लेस पे चला जाएगा, और ये Na2 यहाँ पे आ जाएगा Ba के प्लेस पे, ठीक है ना। तो क्या बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl। Na2Cl2 कोई कंपाउंड नहीं होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, 2NaCl, बिकॉज दोनों का दो दो है, दो सोडियम भी है दो क्लोरीन भी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2NaCl, क्योंकि हमको पता है कि NaCl कंपाउंड बनता है, Na2Cl2 कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखो बैरियम सल्फेट का व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बनता है। जनरली ये सॉलिड जो लिखा है इसको वो ऐसे भी शो कर सकता है, नीचे करके एक एरो दिया होगा, इसका मतलब ये है ये सॉलिड है। ये जनरली प्रेसिपिटेट को इंडिकेट करता है, और प्रेसिपिटेट ऐसे बनता है, देखो ये बैरियम सल्फेट का व्हाइट कलर, इसने जब इसमें डाला है क्या, ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, तो क्या होगा, आपका बन जाएगा बैरियम सल्फेट प्लस NS सोडियम क्लोराइड। तो ये बैरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जितने भी ये जो पिक है ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसलिए फिगर नंबर 9 यहाँ 1.9 दिखा रहा है, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक। अगला ये देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम और क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल दीजिए इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप बोल दीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोनों चीजें सही हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो ये 2Cu प्लस O2 क्या बन गया, 2CuO, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड में यदि आप जो भी लिख रहे हैं, मतलब आप ऐड कर रहे हैं वो चीज, तो रिएक्टेंट साइड में कॉपर और ऑक्सीजन है, मतलब हमने कॉपर में ऑक्सीजन ऐड किया, तो क्या बन गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मींस जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसी एग्जांपल में ऊपर जो दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, यदि आप देखिए CuO हमने बनाया था, उसी CuO में यदि हम हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे तो ये बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप दोनों चीज देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी तो ये H2O बनेगा, मीन्स ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और Cu में हमने यहाँ पे CuO में क्या किया है, हाइड्रोजन ऐड किया है, तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कोई एक ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो आप उसको ऐसे लिख के दिखाएंगे, ये प्रॉपर चीज तरीका है लिखने का, ठीक है। आगे आइए हम देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन जनरली स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आयरन रॉड में आप यदि उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे ज्यादा दिन के लिए, तो क्या करेगा, एक डिपॉजिट अपना, देखो ये डिपॉजिट है जो कि अनडिजायरेबल है, मीन्स हमको ये नहीं चाहिए था बट ये बन गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इस मेटल का लाइफ डिटोरियोरेट हो जाएगा, मीन्स लाइफ कम हो जाता है रस्टिंग होने से। तो ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन हुआ है ना इस आयरन रॉड के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर ऑलरेडी होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, अ रेड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है ना। तो ये जनरली कोरोजन जो होता है किसमें होता है, मेटल में पाया जाता है जनरली कोरोजन। तो इस रस्टिंग का आप रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वाटर अलग से ऐड किया है, वाटर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये आयरन रॉड आप यदि बाहर कहीं छोड़ देंगे खुले हवा में,
तो ये खुद ही रिएक्शन करके धीरे धीरे एक ऊपर एक लेयर बना लेगा जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना। तो ये Fe2O3.XH2O फेरस ऑक्साइड, इसको हम और क्या बोलते हैं, रस्ट भी बोल देते हैं कभी कभी, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा रस्ट, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी एक बार कि आपको बताना है कि व्हाट इज रस्टिंग अलोंग विथ रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन लिखना था पूरा और ये डेफिनेशन लिखना था, ठीक है ना। ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है, ये डेफिनेशन और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो खाना या फिर जो भी चीजें खाना वगैरह का खराब होना, उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप लिखेंगे जब ऐसे लिखेंगे, व्हेन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स are exposed to atmosphere, the oxidation of fat and oil occurs, this is known as rancidity, ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रैंसिडिटी में कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ये फैट एंड ऑयल है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हो रहा है, वो चीज खराब हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे देखो ब्रेड खराब हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होगी, इसको हम बोलेंगे रैंसिडिटी, ठीक है ना। अब इसको प्रिवेंट करने के तरीके हैं, जैसे पहला है स्टोर कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, स्टोर कुकिंग ऑयल्स अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है ना। इसको आपको लिख लेना है कॉपी में, यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। तो स्टोर कुकिंग ऑयल्स अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। अगला है फूड शुड बी प्लेस्ड एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, आपने देखा होगा, और ठंडी में जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है ना। यदि जितना आपको हीट देंगे या ऑक्सीजन देंगे उतनी जल्दी वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैंसिडिटी, एक तरीका है। पैकिंग मटेरियल शुड रिप्लेस द एयर विथ नाइट्रोजन, जब आप किसी चीज को पैक करते हैं तो जनरली उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं ताकि रैंसिडिटी ना हो, जल्दी उसमें खराब ना हो। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ सॉल्ट इन फ्राइड फूड्स, जो फ्राइड फूड्स होते हैं, तले हुए भोजन होते हैं, उसको उसमें नमक का कम यूज करना, ठीक है ना। ज्यादा यूज करेंगे फ्राइड फूड में नमक का तो वो जल्दी खराब होने के चांसेस हैं। तो ये था आपका रैंसिडिटी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, फर्स्ट चैप्टर। जो भी इस स्लाइड में जो भी इस लेक्चर में पढ़ाया गया है उसका सारा रेफरेंस क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। यहीं से सारी चीजें उठाई गई हैं और यहाँ पे बनाया गया है पीपीटी आपके लिए। तो आप बुक भी आप रीडिंग कर सकते हैं और इस वीडियो को पॉज कर करके आपको नोट्स बनाना है इस सब्जेक्ट का, ठीक है ना। कॉपी बनाइए, उसमें अलग से हर एक टॉपिक का नोट्स बनाइए, थोरोली कवर्ड है, एक भी चीज छूटा नहीं है बुक में से, जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें हर एक चीज कवर कर दिया गया है। फिर भी आपको यदि कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा से प्ले करिए, दोबारा से देखिए, और फिर भी यदि डाउट आता नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। उस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। आगे फिर से कुछ वीडियोज बनाए जाएंगे जिसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी बोर्ड वगैरह में आ चुके हैं वो सब अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, उसके ऊपर वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपन क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल।